स्टूडेंट्स, आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 25 डिस्कस करना है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप देखिए, इकोसिस्टम इज अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें कोई एक इकोसिस्टम है तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं, उसके लिविंग कंपोनेंट्स और उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो वो एक इकोसिस्टम को बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्दर हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, उसमें उसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे उसके इंट्रोडक्शन में वो एक टर्म यूज कर रहा है इकोलॉजी की। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या होती है? बेसिकली ecology is the study of relationship of organism with its environment। अब देखें, ये आपके पास डायग्राम है, इसमें ये जो मैन है मतलब एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये सारा जो उसका है, जैसे ग्रेविटी है, वाटर, फूड, पीपल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस दोनों हैं। जैसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें या फिर आप प्लांट्स को देखते हैं तो ये लिविंग चीजें हैं। ठीक है, और जब आप देखते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे आपके पास वाटर है, जैसे आपके पास ग्रेविटी है, टेम्परेचर है, तो ये वाली चीजें जब सारी मिलती हैं तो ये क्या बना रही है? इकोसिस्टम। और जब हम एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजी का। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म इकोलॉजी है ये यूज की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, उसका नाम था जी अर्नेस्ट हैकेल। उसने 1866 में ये टर्म यूज की। बेसिकली जो वर्ड इकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ओइकोस से। ठीक है, वो एक ग्रीक वर्ड आइकोस से निकला है जिसका मतलब है द फैमिली हाउसहोल्ड। और जो लॉजी है वो तो आपको पता है बायोलॉजी की टर्म है, जिसमें हमें पता है कि हम किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आइकोस का मतलब है जी द फैमिली हाउसहोल्ड, मतलब के एनवायरनमेंट, और जो लॉजी है उसका मतलब है स्टडी, मतलब कि हम किसी भी एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद दिस एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी रिलेशन है उसको हम नाम देते हैं इकोलॉजी का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है कि ये सबसे पहले टर्म यूज की थी अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं इकोसिस्टम की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, अब कोई सा भी इकोसिस्टम है तो वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बायोटिक आपको पता है लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, फिर उसके बाद डीकंपोजर्स आ जाते हैं। तो जो लफ्ज इकोसिस्टम है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला वर्ड है इसमें इको। ठीक है, इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट, और सेकंड इसमें जो वर्ड है वो है सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन एज यूनिट्स। इससे क्या मुराद है जी कि जैसे हम किसी अपने कॉलेज के सिस्टम की बात करते हैं तो सारे जो टीचर्स हैं उनको एक काम असाइन कर दिया जाता है कि आपने सबने मिलकर ये काम करना है। ठीक है, और वो सारे टीचर्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम का वो हिस्सा होते हैं। सेम लाइक क्या है जी के इको का मतलब तो हो गया एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का सिस्टम कौन सा है? जैसे आप देखते हैं अपने एनवायरनमेंट में तो यहाँ काफी सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं डेजर्ट की, जैसे हम बात करते हैं फॉरेस्ट लैंड की, तो दोनों में आप देखेंगे कितने सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। वहाँ पे जो लाइफ है वो भी डिफरेंट है। अब वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी मौजूद है, वहाँ की एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट है। तो अब क्या होगा कि वो एक किसी भी हम इकोसिस्टम को अगर लेते हैं, चाहे आप ग्रासलैंड को ले लें, चाहे आप ले लें डेजर्ट इकोसिस्टम को, तो उसमें जो वहाँ की एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो माहौल है, वो सारा आपस में मिलकर तो एक सिस्टम बनाएगा, उसको हम वहाँ का इकोसिस्टम में बोलेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज इको दैट मीन एनवायरनमेंट, एंड सिस्टम इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स जब आपस में मिलेंगे तो वो एक सिस्टम बना देंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये बुक में तो नहीं दी गई, लेकिन आपने यहाँ से याद रखनी है कि इकोसिस्टम इज अ लार्ज कम्युनिटी, एक लार्ज कम्युनिटी है। ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स।
इसमें लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद होंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी मौजूद। जैसे ये डायग्राम उसने दी हुई है कि एक मैन है, एक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें देखें उसके लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आप देखें उसमें प्लांट्स आ जाता है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसमें उसकी ग्रेविटी है, वाटर है, एयर प्रेशर है। तो ये वाली सारी चीजें जब मिलती हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं जी, इकोसिस्टम। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी इसके दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट से मुराद है जी उसके हिस्से, उसके पार्ट्स कितने, कौन कौन सी चीजें मिलकर उस इकोसिस्टम को बना रही है, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में आ जाता है जी लिविंग, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ बोल सकते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक मतलब के नॉन लिविंग, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ए सेलुलर कि उसमें कोई भी सेल मौजूद नहीं है, सेम लाइक है जो बायोटिक है, बायो मीन लाइफ इसमें एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एबायोटिक में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, ठीक है। अब देखें जी हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का कांसेप्ट पढ़ रहे हैं, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम स्पीशीज का नाम भी दे सकते हैं। लेकिन आपके इंट्रोडक्शन में वो एक टर्म और यूज कर रहा है, पॉपुलेशन और कम्युनिटी की, ठीक है। दो टर्म्स को यूज कर रहा है, एक पॉपुलेशन और सेकंड वन इज कम्युनिटी। अब आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन होती है जी कि नंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक ही जगह पे जो एक ही स्पीशीज के जानदार वहां पे रह रहे हैं, द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एक स्पीशीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहे होते हैं, उसको हम नाम देते हैं जी पॉपुलेशन का। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, जैसे कोई एक राइस का फील्ड है, तो उसमें नंबर ऑफ रैट्स, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ रैट्स हैं, हमने उनके नंबर्स को नहीं देखना कि 1 से 1 है या 10 है या 20 है, हमने देखना है कि रैट एक स्पीशीज है, ठीक है। सेम स्पीशीज के अगर ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे एक ही टाइम में रह रहे होते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं जी पॉपुलेशन का, ठीक है। और अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसमें वहां पे तो हमने सेम स्पीशीज के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा। इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन आ जाएंगी, किसी भी एक जगह पे रहने वाली काफी सारी पॉपुलेशन। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं फॉरेस्ट की। अब देखिए फॉरेस्ट में एक वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। वहां पे प्लांट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, वहां पे इंसेक्ट्स भी मौजूद हैं, वहां पे एनिमल लाइफ भी मौजूद है, वाइल्ड लाइफ भी मौजूद है। मीन के एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी है, एक डाइवर्सिटी वहां पे पाई जा रही है, ठीक है। तो जब हम सिंगल स्पीशीज की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं, और कम्युनिटी में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि बहुत सारी स्पीशीज उसमें मौजूद होंगी, तो उसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी का, ठीक है। इसके बाद इंट्रोडक्शन में एक और टर्म वो यूज कर रहा है, दैट इज बायोम, ठीक है। बायोम के बारे में भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी दैट इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट। अब इसमें आप ये देखेंगे कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी किसी एक हिस्से की कम्युनिटी है, किसी एक बड़े हिस्से की कम्युनिटी है, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, जिसको हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके क्लाइमेट से, उसके आबो हवा से। अब इसे आप क्या मुराद लेते हैं जी, बेसिकली जो बायोम है वो होता है मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन। कोई भी जो इकोसिस्टम है उसने जो जियोग्राफिकल रीजन ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो सा भी जो जियोग्राफिकल रीजन उसके अंदर आ रहा है, उस इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम नाम देते हैं जी बायोम का। अब इसकी एग्जांपल आप ले लेते हैं, जैसे हम डेजर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जी फॉरेस्ट की, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जो उसके बाद ग्रासलैंड है। ये तीनों डिफरेंट बायोम्स हैं, ठीक है। जो आपके पास ग्रासलैंड है उसमें लाइफ आप देखेंगे, जो आपके पास डेजर्ट है या जो आपके पास एक तो इनमें हम बायोम में डिफरेंस ऐसे कर सकते हैं कि जो दो बायोम्स में लाइफ है वो डिफरेंट होती है। जैसे डेजर्ट में आप देखें तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर है वो
क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम मौजूद होता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स हैं जो कम वाटर कंज्यूम करते हैं और अपने अंदर ज्यादा देर तक वो रख सकते हैं ताकि उनको यूज कर सकें। जैसे डेजर्ट के प्लांट कैक्टाई है, उसकी एग्जांपल है जी कैक्टाई, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट में आप देखें जो से भी प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेस्ट का टेम्परेचर और डेजर्ट का टेम्परेचर दोनों में फर्क है, ठीक है। एक बायोम दूसरे से डिफर कैसे कर रहा है, वहाँ के टेम्परेचर डिफरेंट है, वहाँ की जो लाइफ है, ठीक है। अब देखिए डेजर्ट में जो लाइफ है वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और जो आपके पास फॉरेस्ट है वहाँ पे काफी सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो इसमें मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन, एक इकोसिस्टम का जो जियोग्राफिकल रीजन है जो उसने जियोग्राफिकली अर्थ पे अपने रीजन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, जितना उसके अंदर रीजन आ रहा है उसको हम नाम देते हैं जी बायोम का। और बायोम में क्या होता है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, किसी एक खित्ते की, किसी एक बड़े खित्ते की कम्युनिटी है जिसको हम उसकी आब व हवा से डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आब व हवा की मैंने आपको एग्जांपल दी कि डेजर्ट में आप देखें आब व हवा और वहाँ का टेम्परेचर, और आप किसी फॉरेस्ट का देख लें, ठीक है, किसी ग्रासलैंड का देख लें, तीनों में लाइफ फॉर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। अब देखें वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं डेजर्ट में वो ग्रासलैंड में नहीं होंगे, जो ग्रासलैंड में वो फॉरेस्ट में नहीं होंगे। तीनों में जो लाइफ है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर कर रही है, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं बायोम का, ठीक है। नेक्स्ट जो इंट्रोडक्शन में टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो है जी बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये भी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड सेकंड इज स्फीयर, और ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ये जो वर्ड बायोस्फीयर है, बायोस में लाइफ, आपको पता है कि बायोलॉजी जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो हम उससे मुराद लेते हैं लाइफ, और स्फेरा मींस स्फीयर या कोई भी प्लेस है। तो हम बायोस्फीयर यहाँ से इस लफ्ज से हमें पता चलता है कि बायोस्फीयर वो वाली प्लेस होगी जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो वाली जगह जहाँ पे लाइफ मौजूद है उसको हम क्या नाम देते हैं जी बायोस्फीयर। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया बायोस और स्फेरा, ठीक है, जिसका मतलब है कि अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन व्हिच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ये एक अर्थ की थिन लेयर है जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, जहाँ पे तमाम लाइफ मौजूद है, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि बायोस्फीयर की जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंड कर रही है डीप ओशन से लेकर एटमॉस्फेयर तक, तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर डीप ओशंस में है, और यहाँ से लेकर एटमॉस्फेयर तक 8 से 10 किलोमीटर ऊपर तक इसकी जो लेंथ बायोस्फीयर की बताते हैं 8 से 10 किलोमीटर नीचे डीप ओशन से लेकर ऊपर एटमॉस्फेयर तक, ठीक है। तो बायोस्फीयर ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जहाँ पे लाइफ मौजूद है, ठीक है। आपके इस इंट्रोडक्शन में एक और वो बात आपको बता रहा है जी हैबिटेट, ठीक है। तो आपने जो दो वर्ड्स हैं हैबिट और हैबिटेट, इसमें डिफरेंस रखना है जी। जो हैबिट है ये किसी बंदे का रवैया या आदत है, और हैबिटेट उसका मस्कन है। मस्कन से मुराद है वो वाली जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। जो एक्चुअल लोकेशन है जगह की जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं जी हैबिटेट का। ऐसी जगह जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसका ज़ाहिर मस्कन होगा जहाँ पे वो रह रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं जी हैबिटेट का, ठीक है। ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से मुराद है बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन व्हिच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ मौजूद है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसका नाम देते हैं जी बायोस्फीयर का, ठीक है। और हैबिटेट की डेफिनेशन है द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसकी जो एक्चुअल लोकेशन है, जो जगह है, उसको हम नाम देते हैं जी हैबिटेट का, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 25 का, उसमें एक टर्म यूज कर रहे हैं निच, ठीक है। अब निच से क्या मुराद है? निच से मुराद ये है कि ऑर्गेनिज्म कोई सा भी एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, ठीक है, तो उसका उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या रोल है, ठीक है। अब जाहिर है कि ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है तो उसने वहां से फीडिंग मतलब अपनी खुराक लेनी है, कोई उसका सोर्स ऑफ फूड होगा, कोई सोर्स ऑफ वाटर होगा, कोई उसकी परमानेंट जॉब होगी, उसका कोई प्रोफेशन होगा, तो उसको हम नाम देते हैं निच का। ये बॉक्स में एक डेफिनेशन लिखी हुई है,
द रोल अ स्पीशीज प्लेज इन कम्युनिटी इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर। एक स्पीशीज का रोल, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का रोल उसकी कम्युनिटी के अंदर, द रोल ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर स्पीशीज का क्या रोल है, ठीक है, इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका असर। असर से मुराद है कि दो किस्म के असरात हम इसमें बढ़ते हैं जी। एक इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द स्पीशीज, ठीक है, कि वो वाली जो स्पीशीज है उसमें एनवायरनमेंट का क्या असर है, और दूसरा स्पीशीज का इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। ये हम चीज पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन द एनवायरनमेंट, उस स्पीशीज का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। एंड सेकंड वन इज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द स्पीशीज, एनवायरनमेंट का स्पीशीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो निच के बारे में सबसे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था जोसेफ ग्रैंडर ने 1917 में। तो ये एक साइंटिस्ट थे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने फर्स्ट ये जो टर्म है इसको प्रपोज किया 1917 में। उसके बाद आ जाते हैं चार्ल्स एल्टन, दोनों के व्यूज तकरीबन सेम ही थे कि रोल ऑफ स्पीशीज, ठीक है, जॉब और प्रोफेशन, एक स्पीशीज का किसी एनवायरनमेंट के अंदर क्या रोल है, उसका प्रोफेशन क्या है या उसकी जॉब क्या है, मतलब कि उसके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एनवायरनमेंट के अंदर है, आप देखते हैं कि वे ऑफ लाइफ क्या है, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा है, फीडिंग खुराक कैसे ले रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे कर रहा है, सोर्स ऑफ फूड क्या है उसका, कॉन्टैक्ट विद एनिमीज, जो दूसरे उसके एनिमीज हैं, या फर्दर जो भी उस एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल से ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो उनके साथ उसका कॉन्टैक्ट क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं एक इस टर्म नीच के अंदर। और ये फर्स्टली सॉरी ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है, फ्रेंच वर्ड नेचर, ठीक है, और नेचर का मतलब होता है टू नेस्ट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया था जो निच वर्ड है, टू नेस्ट इसका मतलब है जी, ठीक है। उसके अलावा ये वाली डेफिनेशन आपने बॉक्स में से कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर दो टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहा है, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, ठीक है। इनमें जो डिफरेंस है, आर्ट इकोलॉजी को हम पॉपुलेशन इकोलॉजी में बोलते हैं, और जो सीन इकोलॉजी है इसको कम्युनिटी इकोलॉजी भी इसका हम नाम देते हैं। आर्ट इकोलॉजी की डेफिनेशन हम देखते हैं जी, द स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट, जब हम किसी एक ही पॉपुलेशन का उसके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक को देखते हैं, ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज, सेम स्पीशीज को हम देख रहे हैं, एक ही पॉपुलेशन है, उसका उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसको हम नाम देते हैं आर्ट इकोलॉजी। इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं जी, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन सोयाबीन प्लांट्स, ठीक है, जो वाटर पोल्यूशन है उसकी जो सोयाबीन प्लांट्स है उस पे उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। अब बेशक सोयाबीन प्लांट्स की हम जो नंबर है 50 से 100 रख लेते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि सोयाबीन प्लांट्स एक ही स्पीशीज है, ठीक है, ये सिंगल पॉपुलेशन है, ये आपने याद रखना है। सीन इकोलॉजी और आर्ट इकोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल पॉपुलेशन का रिलेशनशिप हम एनवायरनमेंट के साथ देख रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन सोयाबीन प्लांट्स, वाटर पोल्यूशन का सोयाबीन प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये हम देखते हैं कि एक, क्योंकि सोयाबीन प्लांट्स बेशक 50 से 100 है, लेकिन एक सेम स्पीशीज है, एक पॉपुलेशन है, तो एनवायरनमेंट का इसके ऊपर क्या असर होगा ये सिंगल पॉपुलेशन पे, उसको हम देखते हैं, इसको कहते हैं आर्ट इकोलॉजी। और दूसरा इसमें आ जाता है सीन इकोलॉजी, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज टू देयर एनवायरनमेंट, कि अगर एक पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती हैं, रिलेशनशिप ऑफ कम्युनिटी विद देयर एनवायरनमेंट, एक पूरी कम्युनिटी का उनके एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसको हम नाम देते हैं जी सीन इकोलॉजी, ठीक है। ये इसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी, कि पूरी कम्युनिटी का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो जो आज हमने पूरा लेक्चर पढ़ा है, इसमें आपने जो चीजें याद रखनी है वो सबसे पहले आपने याद रखना है इकोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपने तैयार करनी है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की डेफिनेशन मैंने बॉक्स में लिखी थी, वो आपने तैयार करनी है। उसके बाद आ जाता है बायोम, बायोम की दो डेफिनेशन है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी मौजूद है और इसमें भी, वो वाली आपने डेफिनेशन करनी है। देन आ जाता है बायोस्फीयर, उसके बाद हैबिटेट, हैबिटेट के बाद आ जाता है आपके पास निच, ठीक है, जो हमने पढ़ा था रोल ऑफ स्पीशीज इन अ एनवायरनमेंट या इन अ
जो उसका इकोसिस्टम है उसके अंदर उस स्पीशीज का क्या रोल है। फर्दर आपके पास ये वाली दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, सिन इकोलॉजी और आर्ट इकोलॉजी, ठीक है। बेसिकली जो हमारा इंट्रोडक्शन था इसमें सारी डेफिनेशंस ही शामिल हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेंगे और जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आता वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।